नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा की मांग। चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन। भीम आर्मी आज राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन करेगी। तो दोपहर 1 बजे परिवर्तन चौक पर होगा प्रदर्शन। चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कल सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था और इसके बाद अब देखिए चंद्रशेखर आजाद के सुरक्षा को लेकर ये मांग की जा रही है। तो भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा की मांग, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। तो भीम आर्मी आज राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन करेगी। दोपहर 1 बजे ये प्रदर्शन परिवर्तन चौक पर होगा, जहां चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग की जाएगी। तो चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो कल सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद गोली उनके पेट से छूट के निकल गई थी और आज माना जा रहा है कि हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसे लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें नाराजगी देखने को मिली थी और लगातार इस घटना के बाद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ उसके बाद ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष देखने को मिल रहा था और यही रोष अब आज सड़कों पर भी देखने को मिलेगा, जब सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे समर्थक। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला होता है सहारनपुर में, और निश्चित तौर पे उससे कार्यकर्ताओं के अंदर काफी नाराजगी है, गुस्सा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से उन पे हमला होता है। यानी कि साफ है कि भीम आर्मी चीफ के ऊपर हमला होता है, उसके बाद से उनके कार्यकर्ता नाराज होते हैं। यानी कि आज जो है 1 बजे के आसपास परिवर्तन चौक पे सब लोग एकत्र होंगे, उसके बाद से वहां पे विरोध जताएंगे। यानी साफ है कि सुरक्षा की मांग को लेकर के विरोध जताया जाएगा। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और साथ ही साथ में उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जाएगी। यानी कि साफ है कि सहारनपुर में जिस तरीके से उनके ऊपर हमला होता है और एकाएक जो है उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, यानी साफ है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, यानी कि पुलिस भी वहां पे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में आती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और वो बच जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार पार्टी के उनके अपने पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। इसको लेकर के आज 1 बजे परिवर्तन चौक पे जो है सब एकत्र होंगे। उसके बाद से उनके कार्यकर्ता राज्यपाल महोदय के पास पहुंचेंगे, वहां पे ज्ञापन देंगे। यानी कि साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए संदीप, कहीं ना कहीं वो सुरक्षा को लेकर जो मांग लगातार समर्थक कर रहे हैं, 1 बजे प्रदर्शन की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी? बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लखनऊ के परिवर्तन चौक में इन सभी को एकत्र होना है, वहां पे पहले से ही फोर्स को लगा दिया गया है, एकत्र कर दिया गया। यानी कि अगर भीम आर्मी चीफ की अगर पार्टी से पदाधिकारी अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे वहीं पे उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में हजरतगंज की जो फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ में 2 थानों की और फोर्स है, उसको लगा दिया गया है कि आखिर जनसंख्या अधिक होती है तो और फोर्स की भी व्यवस्था की जा सकती है। यानी साफ है कि उन्हें राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देने से निश्चित तौर पे रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्षी पार्टियों या फिर कोई भी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, यानी कानून व्यवस्था को लेकर के कल जैसे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी साफ तौर पे कहा था कि यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है उस पर निश्चित तौर पे सरकार को सोचना चाहिए। साफ तौर पे जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे उन्होंने सवाल उठाए थे। इसके साथ ही साथ में कांग्रेस भी लगातार इन कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रही है। साथ ही साथ में अगर अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी से, तो वो भी कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर के ही ये प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। हालांकि उन्हें पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोकने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
खबर आजमगढ़ से है, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां बताया जा रहा है कि ढाका नरवारी गांव में धर्म विशेष की आलोचना की जा रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ को दूसरा धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था, जिसके बाद शिकायत पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जनपद आजमगढ़ के पवई थाने में आकर एक ब्रजेश पांडे नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि पवई थाना अंतर्गत ही एक ग्राम ढाका नरवारी है, जहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके ईसाई बना रहे हैं और आज भी वो एक खेत में कनात लगाकर ये धर्म परिवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर थाने की पुलिस मौके पर गई। मौके पर कनात लगाकर ये पाया गया कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं या उनको अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जनपद आजमगढ़ के पवई थाने में सालों से धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। वहाँ पूनम बिंद और विजय बहादुर बिंद द्वारा चलाया जा रहा था। एक बागीचा था, वहाँ पर टेंट वगैरह लगा करके बाकायदे कुछ वर्ष पूर्व भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन अभियुक्तों को छोड़ दिया था और इससे उनका मन और बढ़ गया और बड़े पैमाने पर इसको करने लगे। तो आज सूचना मिली, वहाँ ब्रजेश पांडे जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, ऐसे अपने तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। उन लोग सूचना मिले, मौके पर लोग पहुँचे हैं, पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस पहुँची और मौके से 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ आजमगढ़ से संवाददाता संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से आजमगढ़ से ये पूरा धर्मांतरण का मामला सामने आया, कई सवाल खड़े कर रहा था। बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसी इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कोई सजग कार्रवाई नहीं की गई, चेतावनी देकर ही छोड़ दिया गया। इसी वजह से ये इतना आगे मामला बढ़ गया कि लगातार खुलेआम किस तरह से एक धर्म को लेकर भड़काया जा रहा था और धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से मोटिवेट किया जा रहा था। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये सही बात है। यहाँ पे धर्मांतरण को लेके ना ही सख्त है, कोई भी पुलिस प्रशासन भी अगर इस तरह की उसको सूचना मिलती है तो वो गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जरूरत है, जिससे इस से लोगों पे लगाम लगाई जा सके। जैसा इसका जीवंत उदाहरण ये है, अभी पवई में देखने को मिला है कि एक परिवार हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहा था और उल्टा सीधा कह रहा था, जिसपे वहां के एक स्थानीय निवासी ने विरोध किया, जिसको वो लोग घेर के मारने के लिए दौड़ाने लगे और वो किसी तरह अपने आप को बचा के भागा। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और उसको वहां से 4-5 लोग गिरफ्तार हुआ। और ऐसा ही नहीं है कि ये पहली बार है, पिछले साल में 30 मुकदमे दर्ज किए गए हैं धर्मांतरण को लेके। और ये 30 मुकदमे अगर दर्ज है तो कार्रवाई कठोर नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिससे ये इस तरह के कार्य को करने में संलिप्तता इनकी बरकरार बनी हुई है और इनको किसी का खौफ नहीं है। अगर खौफ रहता, इनको कड़ी कार्रवाई की जाती, कड़ा दंड मिलता और इनको मतलब इतना कड़ा दंड मिलता कि दूसरे को ये सोचते कि नहीं, इस तरह के कार्य नहीं करना है, तो कहीं ना प्रशासन और पुलिस का ढीलापन ही दिख रहा है, जिससे ये इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल संदीप, देखिए किस तरह से ये ढीलापन है, ये लापरवाही है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। इसी वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब जब गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है, तो किस तरह की कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से की जा रही है? क्या अभी उनसे पूछताछ हुई है? जानकारी में क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, जैसा कि एसपी ग्रामीण ने ये बताया है कि 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है, अभी पूछताछ का कोई विवरण सामने नहीं आया है। अब उस पे इन लोग के अगर इन पे दोष साबित होते हैं तो इनको कितनी कड़ी सजा मिलती है, कितनी कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होती है, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही साथ क्या ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां धर्मांतरण इन लोगों ने जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उन्होंने पहले भी धर्मांतरण जैसी जो गतिविधि है वो की हो, धर्मांतरण करवाया हो, उनकी चपेट में कोई आया हो? कई बार ये मैंने बताया ना कि यहाँ साल भर में 30 मुकदमे दर्ज हुए इस धर्मांतरण के। अगर आज ये है, कल कोई दूसरा है, इन लोग का पूरा एक चैन है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। ये सोची समझी साजिश है यहाँ पे कि ईसाई धर्म का प्रचार करना, लोगों को हिंदू धर्म को गाली देना और लोगों को मोटिवेट करना कि वो ईसाई धर्म को कबूल करे। बिल्कुल संदीप, और इसी जो चेन है, इसी कड़ी के आखिरी छोर तक पहुंचना है और इसी को दूर करना है कि किस तरह से लगातार ऐसे मामले फिर ना आए। बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में डबल मर्डर में से फैली सनसनी। प्रधान के बेटे और रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या की गई। गांव के ही एक युवक हत्या का आरोप तो मृतक के पिता ग्राम प्रधान ने दी है तहरीर। एसपी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। तो मोहम्मदाबाद थाना के बुढ़ाईपुर का ये पूरा मामला है। तो डबल मर्डर से सनसनी फैली। मृतक के पिता ग्राम प्रधान ने इसकी जानकारी दी। तो एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। मोहम्मदाबाद थाना के बुढ़ाईपुर गांव का यह पूरा मामला, जहां गाजीपुर में यह डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। प्रधान के बेटे और रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कोतवाली मोहम्मदाबाद को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहीपुर गांव में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोग मृत हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पे पुलिस आई। तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनका बेटा है करीब 15-16 साल का और एक उन्हीं के रिश्तेदार है। इन दोनों की चाकू मार के हत्या की गई है। इसमें प्रधान जी के द्वारा तहरीर दी गई है। गांव का ही एक लड़का है, 2 अन्य अज्ञात हैं। उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ गाजीपुर से संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरह से गाजीपुर में ये डबल मर्डर का मामला देखने को मिला, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मर्डर को लेकर? गाजीपुर के मोहम्मदाबाद डबल मर्डर से मची सनसनी। जो प्रधान पुत्र रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दोनों का उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जो प्रधान पुत्र को मर्डर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये जो प्रधान जो हत्या हुई है उनके पिताजी तहरीर ग्राम प्रधान को दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह घटना का निरीक्षण भी किया और पुलिस प्रशासन को निर्देश भी दिया, जो भी इसमें मुजरिम है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में तबादले देखने को मिले। 8 शिक्षा अधिकारियों का तबादला हुआ। रामशरण सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी बने हैं, तो प्रदीप कुमार प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ बने हैं। मनोज कुमार गिरी उप शिक्षा निदेशक अलीगढ़ बनाए गए। तो प्रेम प्रकाश मौर्य प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी बने हैं। राकेश कुमार प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली बनाए गए हैं। तो शिक्षा विभाग में भी तबादला एक्सप्रेस देखने को मिली है। प्रेम प्रकाश मौर्य प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी बनाए गए। राकेश कुमार प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली के बने हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में तबादला देखने को मिला। 8 शिक्षा अधिकारियों का यह तबादला हुआ है। लोकसभा चुनावों से पहले संघ प्रमुख का दौरा, संतों के साथ संवाद करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ संवाद करेंगे। 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद। मोहन भागवत 18 जुलाई को काशी पहुंचेंगे। तो काशी प्रांत के दौरे पर आरएसएस प्रमुख हैं। 18 जुलाई को काशी पहुंचेंगे मोहन भागवत। 19 जुलाई को जागीपुर के जघन्य स्थित हठिया राम मठ जाएंगे मोहन भागवत। 20 जुलाई को मिर्जापुर के चुनार स्थित स्वामी अड़गड़ानंद के आश्रम जाएंगे मोहन भागवत। इसके साथ ही 21 जुलाई को मिर्जापुर के देवराहा बाबा के आश्रम जाएंगे मोहन भागवत। और 22 जुलाई को रुद्राक्ष नेशनल सेंटर में मंदिरों के कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ संवाद करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद का ये पूरा कार्यक्रम। तो मोहन भागवत 18 जुलाई को काशी पहुंचेंगे, जिसके बाद संतों के साथ संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो संतों के साथ संवाद करते हुए मोहन भागवत नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को लेकर धार देते हुए नजर आने वाले हैं। आईजीआरएस की शिकायतें निपटाने में एलडीए सबसे पीछे। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत निपटाने में रहा फिसड्डी। तो डीएम ने पोर्टल प्रणाली के बदलाव के बारे में जानकारी दी। जन सुनवाई पोर्टल पर रोजाना होगी समीक्षा। डीएम ने यह निर्देश दिए हैं। पहले महीने के अंत में जन सुनवाई की होती थी समीक्षा। लापरवाही बरतने पर काटे जाएंगे विभाग के अंक। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो शिकायत निपटाने में एलडीए सबसे पीछे है। जन सुनवाई पोर्टल जो कि रोजाना इसकी समीक्षा होगी। पहले महीने के अंत में इसकी सुनवाई और समीक्षा की जाती थी, लेकिन अब हर दिन इसकी समीक्षा की जाएगी और जो लापरवाही बरतेंगे उनके विभाग का अंक काटा जाएगा। इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आईजीआरएस की शिकायतें निपटाने में एलडीए सबसे पीछे। तो जब ये समीक्षा की गई कौन सा विभाग कितना इन शिकायत पोर्टल पर जाकर तमाम कार्रवाई करता है, तो एलडीए सबसे पीछे निकला। तो जन सुनवाई ये पोर्टल है जहां पर तमाम विभागों से जुड़ी समस्याएं लोग शिकायतें अपनी दर्ज करवाते हैं, जिसकी समीक्षा और तुरंत इसके निस्तारण का कार्य किया जाता है। लेकिन अब इसमें भी कई विभागों में लापरवाही देखने को मिली है कि शिकायतें होने के बावजूद किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके बाद डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं कि हर दिन पोर्टल की समीक्षा की जाएगी, रोजाना इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही जो पहले महीने के अंत में होती थी अब हर दिन की जाएगी। इसके साथ ही जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई होगी और जो विभाग लापरवाही बरतेगा उनके अंक काटे जाएंगे। तो आईजीआरएस की शिकायतें निपटाने के लिए एक नई पहल डीएम की। हर दिन इस पर सुनवाई की जाएगी, हर दिन समीक्षा की जाएगी। तो शिकायतें निपटाने में एलडीए सबसे पीछे निकला। तो शिकायती पोर्टल पर जिस तरह से लोग अपनी समस्याएं बताते हैं आईजीआरएस पर, लेकिन इसको निपटाने के कार्य अधिकारियों के द्वारा ढिलाई दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया था। हालांकि यूपी के भी कई जिलों में अलर्ट जारी है। सुबह की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से हुई, जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया और लोगों का आना जाना थोड़ा दुश्वार हो गया। तो बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग बारिश की ओर आस लगा के बैठे हुए थे, आसमान पर टकटकी लगाए हुए थे और मौसम की ये मेहरबानी की सुबह सुबह मौसम सुहाना और झमाझम बारिश देखने को मिली। जहां दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जल जमाव की स्थिति का सामना भी करना पड़ा लोगों को। घर आने जाने वाले लोगों को लगातार जल जमाव के कारण सड़कें जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कत हुई। इसके साथ ही यूपी के कई इलाकों में अलर्ट जारी है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, देखिए भीषण गर्मी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही थी और उसके बाद मौसम अब सुहाना हो चुका है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल जमाव से लोगों को परेशानी भी हो रही है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें और दिल्ली से सटे हुए जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पे गर्मी की तपिश से कहीं ना कहीं लोग परेशान थे। और आपने देखा कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और दिल्ली के कई इलाकों की बात करें जहाँ पे जलजमाव हो गया है, और जलजमाव की वजह से थोड़ी देर पहले की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम भी लगा था। हालांकि अभी दिल्ली में स्थिति सामान्य हो गई है, किसी भी तरीके से उतना ट्रैफिक नहीं है जितना आधे घंटे पहले तक स्थितियां बनी हुई थी। तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग का कहना है कि करीब 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा, यानी कि हवाओं में नरमी रहेगी और बारिश के भी आसार बताए जा रहे हैं। रुक रुक कर बारिश दिल्ली में हो सकती है। तो निश्चित रूप से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जब भी आमतौर पर बारिश होती है तो दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पे जलजमाव हो जाता है। और ये समस्या इस साल की नहीं है, हर साल इस तरीके से इसी तरीके से जलजमाव हो जाता है। और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को इस बारिश से भी कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम लग जाता है और इस वजह से परेशानी भी लोगों को होती है। लेकिन आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल मौसम में नरमी है और कहीं ना कहीं अभी बारिश थोड़ी बहुत रुकी हुई है। लेकिन मौसम विभाग इस तरीके से दावे कर रहा है कि आने वाले दिनों में यानी 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश कहीं ना कहीं हो सकती है। बिल्कुल पीयूष, इसके साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, राहत तो मिल रही है उनको इस बारिश से, रुक रुक कर जो बारिश हो रही है। जिस तरह से शुरू से ही दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी देखने को मिली थी, तापमान से हर कोई परेशान था, कई लोग हीट वेव का भी शिकार हो रहे थे, लेकिन इस बीच मौसम में इस तरह का बदलाव हो जाना बहुत ज्यादा राहत दे रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि मौसम जब भी करवट लेता है तो निश्चित रूप से कई बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है। आपने देखा होगा कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो विशेषज्ञ हैं, खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम से भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो खासतौर पर जिन्हें स्नेफिलिया की बीमारी होती है उन पर ये काफ़ी प्रभाव डालता है। ऐसे में विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि जो भी जरूरी दवाएँ हैं वो अपने साथ रखें जिनको भी स्नेफिलिया की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही निश्चित रूप से जो लोग कामकाज पे जाने वाले होते हैं, अगर सुबह से बारिश चुकी हो रही है तो कई लोग देर से ऑफिस पहुंचे और जाम की समस्या कहीं ना कहीं उन्हें झेलनी पड़ी। हालांकि तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं अलग अलग जगहों पे आमतौर पे रहते हैं और संख्या भी बढ़ाई गई है कि किस तरीके से अगर कहीं जाम लग रहा है पानी की वजह से, जल जमाव की वजह से, तो वहाँ पे रूट को डाइवर्ट किया जा सके। तो निश्चित रूप से गर्मी से राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिली है। मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक स्थिति इसी तरीके से कहीं ना कहीं बनी रहेगी और हल्की हल्की जो बारिश है वो होती रहेगी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में या दिल्ली के आसपास के जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ के अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं एक तरीके से इसे मानसून के तौर पर भी देखा जा रहा है कि संभवतः मानसून आ गया है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग पूरी इस नज़र बनाए हुए है कि आगे की अपडेट जो है लगातार मौसम विभाग कहीं ना कहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी में रसोई गैस के सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ये घटना कंडीखाल मगरों के पास हुई है। सिलेंडर के ट्रक में लगी आग से 40 सिलेंडर फट गए हैं। धमाकों की आवाज के साथ गैस सिलेंडर दूर दूर जाकर गिरे। तो वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग इसे नहीं बुझा पाए। गैस सिलेंडर से भरा पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। बड़ी मुश्किल से ट्रक में बैठे ड्राइवर और परिचालन ने अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि यह ट्रक रसोई गैस सिलेंडर लेकर घनसाली की तरफ जा रहा था। तो गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में यह आग लग गई। टिहरी का यह पूरा मामला जहां बम की तरह फटे 40 सिलेंडर। हालांकि गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।